अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था टीएलपी का यूनिट नंबर 2 विच इज़ द लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग मॉडल्स एंड थीरीज ऑफ लर्निंग। मतलब एक स्टूडेंट कैसे एक इन अ बेटर वे लर्न कर सकता है और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग उसकी कैसे हो सकती है। और टुडे वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट हाउ एडल्ट्स लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स बेटर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सारी जो लर्निंग मेथड्स होती है वो इक्वल नहीं होती। बीइंग अ गुड लर्नर कभी भी आपको किसी एक ही स्टाइल पर एक ही मेथड पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि लर्निंग जो है वो लर्नर की एक्टिव होने पर डिपेंड करता है कि वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से चीज़ों को लर्न भी कर सकता है और फिर वो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मीन्स वो ज़्यादा टाइम तक उसे रिमेंबर याद भी रहेगा। अब देखिए, जब एक पर्सन ना सिर्फ चीज़ों को रीड ही करता रहेगा सो दे रिमेंबर ओनली 10% ऑफ इट। अगर वो बुक रीड भी कर लें तो एट अ टाइम तो अगर उसे याद रहे भी, बट आफ्टर सम टाइम्स दे विल फॉरगेट मोस्ट ऑफ इट। तो ओनली रीडिंग जो है ये लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। अब इसी तरह स्टडीज क्या कहती है हियरिंग के बारे में। अगर कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ चीज़ों को सुने, लाइक टीचर लेक्चर दे रहा है उसे सिर्फ सुने, नोट्स ना बनाए, वो टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करे, तो उसका सिर्फ 20% ही उस स्टूडेंट को याद रह सकता है। तो अगर कुछ से सुनकर आपने कुछ सीखा हो वो भी कुछ टाइम के बाद भूल जाती है। इसी तरह सीइंग मतलब देखकर, यानी आप पिक्चर्स, डायग्राम्स, वीडियोस के थ्रू लर्न कर रहे हो तो उसकी जो रिटेंशन है वो 30% तक इंक्रीज हो सकती है। आपको उसका 30% याद रह सकता है। इसके अलावा जो विजुअल्स होती है वो अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव करती है। अब है सीइंग प्लस हियरिंग। जब विजुअल और ऑडियो जो है वो दोनों कंबाइन हो जाए तो स्टूडेंट रिमेंबर अबाउट 50% ऑफ इट। अब जैसे यहाँ भी आप कोई यूट्यूब लेक्चर सुन रहे हो, एक्सप्लेनेशन भी सुनते हो, साइड बाय साइड स्लाइड भी चल रही होती हैं, तो ये भी एक इफेक्टिव वे है। नेक्स्ट वन इज द टॉकिंग एंड राइटिंग। जब एक लर्नर जो है वो चीज़ों को डिस्कस भी कर रहा है और उसको लिख भी रहा है, मीन्स नोट्स वगैरह बना रहा है, तो इसमें मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मेमोरी भी बेटर होती है और जो रिटेंशन है वो 70% तक इंक्रीज हो जाती है। नाउ द मोस्ट पावरफुल मेथड इज डूइंग, जिसमें एक लर्नर की हाईएस्ट रिटेंशन होती है कि जो भी उसने सीखा होता है वो उसे परफॉर्म करे। जब वो टास्क खुद एक्चुअली में परफॉर्म करता है ना तो फिर उसे लॉन्ग टाइम के लिए भी याद रहता है, अराउंड 90% ऑफ इट, जो कि एक मोस्ट पावरफुल मेथड है। तो मतलब जितना ज़्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग में, मतलब आप लेक्चर को सुन भी रहे हो, टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हो, लेक्चर भी सुनने के साथ साथ उसके नोट्स भी बना रहे हो, प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको अच्छे से याद भी रहेंगी, आप अच्छे से समझ भी जाओगे। सो दैट्स वाई पैसिव लर्निंग इज नॉट इनफ। अब यहाँ पर 7 लर्निंग स्टाइल्स गिवन है। हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था है कि हर एक स्टूडेंट दूसरे से डिफरेंट होता है, उसके सीखने समझने का स्टाइल डिफरेंट होता है। कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर, कुछ हैंड ऑन प्रैक्टिस से। इसी चीज़ के बारे में होवर्ड ने भी बताया था, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था। इन्होंने इसी आइडिया को इंट्रोड्यूस कराया था कि इंटेलिजेंस जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आईक्यू, या हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे वीक होते हैं, मतलब दूसरों की निस्बत से वो पॉइंट को जल्दी से पिक नहीं कर सकते, वो कोई वीक नहीं होते। इन्होंने यही बताया था दैट पीपल हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसी वजह से जो उनका लर्निंग स्टाइल होता है वो भी दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई भी स्टूडेंट जो है वो वीक नहीं होता, बल्कि जो उसका लर्निंग स्टाइल होता है, जो मेथड होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो विजुअल लर्नर्स होते हैं और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बता दिया, जो चीज़ों को देख कर सीखते हैं। कुछ ओरल मीन्स जो कि लेक्चर्स को एंजॉय करने वाले होते हैं, डिस्कशन और इवन थ्रू म्यूज़िक भी चीज़ों को याद रखते हैं। कुछ जो है वो वर्बल होते हैं, मतलब दीज लर्नर्स लाइक्स यूजिंग वर्ड्स,
चाहे वो स्पीकिंग हो या फिर राइटिंग, रीडिंग करना, नोट्स बनाना, अपने ही वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो ये इस तरह से लिंग्विस्टिकली चीज़ों को लर्न करते हैं। कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जो कि हैंड्स ऑन और प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करते हैं। कुछ होते हैं लॉजिकल, जो कि लॉजिक को, रीजनिंग को, सिस्टम को प्रेफर करते हैं। मतलब इनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डेटा को एनालाइज करना और उसके काज और इफेक्ट को समझना ये पसंद होता है। दे थिंक डीपली टू लर्न। और कुछ होते हैं सोशल, जो कि ग्रुप डिस्कशन में, टीम वर्क में, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में वो अच्छे से सीख सकते हैं। और कुछ होते हैं सोलिटरी, जिसको इंट्रापर्सनल भी कहते हैं, जो कि सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं। एंड दे रिफ्लेक्ट बाय देमसेल्व्स। इनको सेल्फ स्टडी करना, खामोश माहौल और पर्सनल थिंकिंग करना ज़्यादा पसंद होता है। सो दे लर्न अलोन। तो इस स्लाइड का मकसद ही यही है कि एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट आपको यही चीज़ समझनी चाहिए दैट एवरीवन लर्न्स डिफरेंटली। अगर हम टीचिंग मेथड को उसके लर्निंग स्टाइल के साथ मैच कर दें तो फिर लर्निंग जो है वो और भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। उसके लिए फिर लर्निंग जो है वो और भी आसान हो जाती है। तो ऊपर हमने द 7 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में देखा, उनके टाइप्स को डिस्कस कर दिया। अब वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, उसके बिहाइंड साइंस क्या है। रिसर्च शोज दैट ईच लर्निंग स्टाइल यूजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मतलब जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होती है, कुछ ऑडिटरी होती है, कुछ बाय सीइंग होती है, कुछ बाय डूइंग होती है, उससे आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होता है। लाइक आप किसी एक का डायग्राम या पिक्चर को देख रहे हो तो आपका जो विजुअल पार्ट होता है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है। आप लेक्चर को सुन रहे हो, आपका जो ऑडिटरी पार्ट होता है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होती जाएगी। आप चीज़ों को अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं और आपकी लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग भी होगी। मतलब आपको फिर वो जल्दी भूलेगा नहीं। अब जो साइंटिस्ट है वो भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि वो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें, लाइक ब्रेन स्कैन्स, ये देखने के लिए कि कौन से लर्निंग स्टाइल के साथ ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। अब हम यहाँ पर हर एक लर्निंग स्टाइल को ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। विजुअल लर्निंग में जो है आपका ऑक्सीपिटल और जो पेराइटल लोब होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो है विच इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ये क्या करता है कि जब आप किसी इमेज या पिक्चर को देखते हैं, ये पार्ट आपको उसको देखने में और समझने में हेल्प आउट करता है। और जो पेराइटल लोब होता है वो आपको पोजीशन और स्पेस उसको समझने में हेल्प आउट करता है। अब अगर बात करें ओरल लर्निंग की, जो ऑडिटरी लर्निंग होती है, इसमें आपके टेम्पोरल लोब्स काम करते हैं। मतलब लेक्चर्स को सुनने में, साउंड्स को समझने में, उसमें होता है टेम्पोरल लोब्स एक्टिवेट। और स्पेशली जो राइट टेम्पोरल होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिक। तो जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ना वो ब्रेन का ये वाला पार्ट यूज करते हैं। अब अगर बात करें वर्बल लर्निंग की, तो उसमें टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वर्बल का जैसे मैंने बताया कि जो है वो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी फिर 2 इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो इन्वॉल्व होती है। एक होता है ब्रोकास एरिया, जो कि स्पीकिंग में हेल्प आउट करता है, और एक होता है वर्निक्स एरिया, जो कि हमें लैंग्वेजेस को समझने में हेल्प आउट करता है। सिर्फ बोलना तो नहीं है ना, बोलने के साथ साथ समझना भी है चीज़ों को, कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने वाला किस लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। अब काइनेस्थेटिक लर्निंग में क्या होता है, इसमें सेरेब्रम और मोटर कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो मोटर कॉर्टेक्स होता है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो सेरेब्रम है वो बॉडी को बैलेंस में रखता है और उस मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन में रखता है। लाइक आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आते हैं लॉजिकल लर्निंग की तरफ।
लॉजिकल लर्निंग में लेफ्ट पैराइटल लोब जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड दिस हेल्प्स इन लॉजिक, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक आप अगर किसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हो, सिचुएशन को अगर कोई एनालाइज करना हो, उसके काज और इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना हो, तो इस कंडीशन में जो है लेफ्ट पैराइटल लोब जो है वो काम करता है। अब जो है सोशल लर्निंग में, इसमें फ्रंटल टेम्पोरल लोब्स और जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स होते हैं ये कम्युनिकेशन में और दूसरों के साथ इंटरेक्शन में हमें हेल्प आउट करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये हमारे इमोशंस, हमारे मूड और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है ये। लाइक जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, दूसरों के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हो और जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप अपने ब्रेन का कम्युनिकेशन और इमोशनल पार्ट यूज़ कर रहे हो। नाउ द लास्ट वन इज़ द सोलिटरी लर्निंग। इसमें आपके ब्रेन का फ्रंटल, पैराइटल लोब्स और लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन के ये वाले पार्ट जो है वो सेल्फ थिंकिंग में, फोकस में और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब आप अकेले स्टडी करते हो, आप डीप थिंकिंग करते हो, तो आपके ब्रेन के ये वाले पार्ट जो है काम करते हैं। तो इसी तरह जब आप मल्टीपल लर्निंग स्टाइल यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है आपके ब्रेन की मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के साथ साथ आप अच्छे से बेटर लर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल कौन सा है? हम कैसे एक स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? So for this, we can ask a 5 simple questions. And the first one is what type of the information does the students prefer? कौन सा इंफॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं? एक होता है सेंसरी लर्नर, दूसरे होते हैं इंट्यूटिव लर्नर्स। जो सेंसरी लर्नर्स होते हैं ना, ये फैक्ट्स को, रियल लाइफ एग्जांपल्स को, कोई भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को ये प्रेफर करते हैं। मतलब ये तब अच्छे से सीख सकते हैं जब तक ये उन चीज़ों को खुद देख सकें, उनको टच करें या फिर उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करें। इनको ऐसे सीखना पसंद होता है। लाइक इनको डिजीज़ की भी तब अच्छे से समझ आती है जब ये कोई रियल लाइफ में पेशेंट केस देख ले या फिर किसी प्रोसीजर को खुद डिमॉन्स्ट्रेट कर ले, तब इन सेंसरी लर्नर्स को अच्छे से समझ आती है। तो इनका फोकस ही इन चीज़ पे होता है कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ प्रैक्टिकल है, तो वो इससे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक होते हैं इंट्यूटिव लर्नर्स। अब ये डीप थिंकिंग वाले लर्नर्स होते हैं। ये आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को और थीरीज को प्रेफर करते हैं। लाइक इनको किसी डिजीज़ की थ्योरी समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एक केस से ज़्यादा इनका जो फोकस होता है वो आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ होता है कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सो दैट्स वाई दे लाइक टू थिंक डीपली। इसके अलावा एक गुड टीचर जो है वो देखता है कि स्टूडेंट का कौन सा सेंसरी चैनल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो देखे क्या कि क्या मेरा स्टूडेंट जो है वो एक विजुअल है, मीन्स डायग्राम्स, पिक्चर्स, वीडियोस के थ्रू अच्छे से लर्न कर सकता है, या इसके अलावा ऑडिटरी है, मीन्स एक्सप्लेनेशन से, लेक्चर से, डिस्कशन से, मतलब बाय लिसनिंग वो अच्छे से सीख सकता है, या इसके अलावा टच, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, प्रैक्टिस या फिर हैंड ऑन, वो एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने से अच्छे से सीख सकता है। इसके अलावा वो नोट करेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, क्या वो इंडक्टिव है या फिर डिडक्टिव है। अब जो इंडक्टिव लर्नर्स होते हैं वो स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल से, देन उसके बाद थ्योरीज को समझते हैं। लाइक पहले पेशेंट के केस को देखते हैं, देन उसके बाद डिजीज को लर्न करते हैं। इसके ऑपोजिट होते हैं डिडक्टिव लर्नर्स। वो स्टार्ट लेते हैं थ्योरी से एंड देन अप्लाई करते हैं उसको एग्जाम्पल पर। लाइक पहले डिजीज को वो लर्न करते हैं, उसके बाद वो फिर पेशेंट के केस को देखते हैं। ठीक है, तो जो इंडक्टिव होते हैं ये एग्जाम्पल टू थ्योरी लर्न करते हैं और डिडक्टिव लर्नर जो है ये थ्योरी टू एग्जाम्पल लर्न करते हैं।
इसके बाद आपने देखना है कि एक स्टूडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। क्या वो एक्टिव लर्नर है, मीन्स वो ग्रुप डिस्कशन से, ग्रुप वर्क से, प्रोसीजर को परफॉर्म करने से अच्छे से सीख सकता है, या फिर वो रिफ्लेक्टिव लर्नर है, मीन्स वो चीज़ों को एनालाइज करने से, डीपली थिंकिंग से वो सीखता है। एंड द लास्ट वन इज हाउ डज द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मीन्स एज ए टीचर पर आपने ये देखना होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करता है, सीक्वेंशली या फिर ग्लोबली। सीक्वेंशली मीन्स कि वो चीज़ों को इन ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप सीखता है। पहले वो डेफिनेशन को समझता है, फिर उसके काज एंड इफेक्ट को, फिर उसके सिम्टम्स को, फिर ट्रीटमेंट। तो इस तरह से वो एक लॉजिकल और एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो जो है वो फॉलो करता है। एक होते हैं ग्लोबली, मीन्स ग्लोबल लर्नर्स। ये पहले लेते हैं एक पूरी बिग पिक्चर को, मतलब एक होल कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं। जिस तरह से एक पजल हम सॉल्व करते हैं ना, पहले एक फुल पिक्चर को देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करते हैं। या इसके अलावा पहले ये पूरी डिजीज़ को पहले जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि बेसिकली ये डिजीज़ है क्या चीज़। उसके बाद फिर आते हैं काज और इफ़ेक्ट पर, उसके सिम्टम्स पर और उसकी ट्रीटमेंट पर। तो ये 5 क्वेश्चन एक टीचर की हेल्प आउट करती है ये समझने में कि उसका स्टूडेंट जो है उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। तो फिर उसी के मुताबिक एक टीचर जो है अपना टीचिंग मेथड भी उसी के साथ एडजस्ट कर सके। नाउ हियर इज द डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। एक होता है हमारे पास लेक्चर स्टाइल, जिसमें एक टीचर जो है वो बस बोलता जाता है और स्टूडेंट सुनते हैं, जिस तरह से एक टिपिकल क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं। और ये स्टाइल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होता, बट यस ऑडिटरी लर्नर्स के लिए अच्छा है। द सेकेंड वन इज द ग्रुप डिस्कशन, जिसमें एक टीचर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता है और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी इनकरेज करता है कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे और अपनी आइडियाज़ शेयर करें। और ये जो स्टाइल होता है ना, ये एक सोशल और जो एक्टिव लर्नर्स के लिए अच्छा बेस्ट होता है ये। द थर्ड वन इज़ द स्मॉल ग्रुप्स। ये एक फैसिलिटेटर स्टाइल है टीचर का, जिसमें वो क्या करती है क्लास में स्मॉल ग्रुप्स बनाती है और स्टूडेंट को, एक आपने नोट भी किया होगा, एक केस स्टडी देती है। तो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ उस बारे में ओपिनियन शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और टीचर जो है वो एक गाइड का काम करती है, वो स्टूडेंट्स को गाइड करती है, सपोर्ट करती है। दूसरा है हमारे पास विजुअल फोकस। इसमें टीचर्स जो है जितनी भी विजुअल एड्स होती हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, स्लाइड्स, डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह का यूज़ करती है, और ये विजुअल लर्नर्स के लिए बेस्ट स्टाइल है। एक होता है हमारे पास वर्बल फोकस, नेम से ही जाहिर है। ये जो टीचिंग स्टाइल होता है ना, आर बेस्ड मोस्टली ऑन वर्ड्स, वर्ड्स वर्ड्स एंड मोर वर्ड्स, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें जो है टीचर हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करती है, लैंग्वेज का यूज़ करके। और ये स्टाइल जो है वर्बल लर्नर्स के लिए बेस्ट है। एक होता है लॉजिकल सीक्वेंस, जिसमें टीचर जो है एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इन अ क्लियर, लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करती है। पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद काज एंड इफेक्ट, फिर उसके बाद सिम्टम्स, फिर ट्रीटमेंट, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाते हैं। और ये जो स्टाइल है ये लॉजिकल और सीक्वेंशियल लर्नर्स के लिए बेस्ट है। एक होता है रैंडम सीक्वेंस, जिसमें टीचर जो है एक उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, बस ऊपर ऊपर से कुछ आइडियाज को डिस्कस कर लेती है, एंड द टीचर जंप फ्रॉम वन आइडिया टू द अनदर। अब ये जो टीचिंग स्टाइल है ये कभी कभी एक ग्लोबल लर्नर्स के लिए अच्छा हो सकता है, बट अनदर काइंड ऑफ लर्नर्स के लिए फिर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अब आप खुद इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें कि इनमें से कौन सा लर्निंग स्टाइल, सॉरी टीचिंग स्टाइल जो है वो आपके लर्निंग स्टाइल के साथ फिट है। यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है कि बी एडॉप्टेबल। देखिए एज अ स्टूडेंट ना आपने खुद को डिफरेंट टीचिंग स्टाइल के साथ खुद को मस्ट एडजस्ट करना होता है,
क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो टीचिंग स्टाइल आप प्रेफर करते हैं बस वैसे ही आपको मिले। इसके अलावा एक गुड लर्नर्स वो नहीं है जो एक ही स्टाइल पर रिलाई करे, बल्कि गुड लर्नर्स आर द वन हु कैन लर्न इन एवरी सिचुएशन। नाउ हियर इज द गोल्स लर्निंग स्टाइल, जो कि इस यूनिट का कोर कॉन्सेप्ट है। डेविड ए कोल्ब्स का जो एक्सपेरिंशियल लर्निंग मॉडल था और जो उसके स्टेप्स थे, उसको हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, जो कि एक कंटिन्यू साइकिल होता है एक्सपीरियंस का, थिंकिंग का, वॉचिंग का और डूइंग का, मतलब एक्शन परफॉर्म करने का। कंक्रीट थिंकिंग में कोई भी चीज़ जब आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, उस कंडीशन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई भी आपकी फीलिंग, इमोशंस, कोई भी एक्सपीरियंस। फिर सेकंड स्टेप में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप रिफ्लेक्शन करते हैं, सोचते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कि आखिर हुआ क्या था। फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में आप थिंकिंग करते हैं, लाइक ऐसे कि अपनी एक्सपीरियंसेस को थ्योरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। और एट द एंड आप करते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या आप एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं। जो भी चीज़ें आपने लर्न की होती है ना, फिर आप यहाँ पर उसे अप्लाई करते हैं। फिर परफॉर्म करने के बाद दोबारा उसे न्यू एक्सपीरियंसेस को वो लेता है और इसी तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब कोल्ब्स ने क्या किया कि इन्हीं 4 स्टेप्स को 4 टाइप्स ऑफ लर्नर के साथ कंबाइन कर दिया। अब आप इन लर्नर्स को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए है एफ, डब्ल्यू, टी और डी। मतलब ऐसे कि एफ से फीलिंग, डब्ल्यू से वॉचिंग, टी से थिंकिंग और डी से डूइंग। अब हमने दो स्टेप्स को कंबाइन करते जाना है। लाइक अगर कोई पर्सन या अगर कोई लर्नर फील भी करे और वॉच भी, मीन्स वो चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करे और साथ ही साथ वो आइडियाज़ को भी ले, मीन्स डीप थिंकिंग करे, तो वो होंगे डाइवर्जिंग। नेक्स्ट आते हैं अगर कोई लर्नर वॉच भी करे और थिंकिंग भी करे, मीन्स के वो थीरीज को भी प्रेफर करें और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ को भी ले साथ में, बुक्स रीड करें कि उसको उस कॉन्सेप्ट की एट द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो हमारे पास होंगे एसिमिलेटिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास है अगर कोई लर्नर थिंकिंग भी करे और साथ ही साथ डूइंग भी, लाइक सोचते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आइडियाज़ को कैसे एनालाइज किया जाए, फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो वो होते हैं कन्वर्जिंग। एंड द लास्ट वन इज अगर कोई लर्नर फील भी करे और फिर डू, मीन्स वो उसी की बेस पर एक्शन प्लान भी डिसाइड करे, मीन्स जो हैंड ऑन प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल लर्नर्स होते हैं। वुल्फ्स के इस मॉडल में सिर्फ ये 4 स्टेप्स ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूम्स गिवन है, जो कि हमें ये बताता है कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं। एक ही हमारे पास परसेप्शन कंटिन्यूम, द सेकंड वन इज अ प्रोसेसिंग कंटिन्यूम। अच्छा, मैं आपको ना एज अ होल बताऊं तो कोल्ब्स मॉडल की बुनियाद दो क्वेश्चंस पर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी लर्न बाय फीलिंग और थिंकिंग, कि क्या हम बाय फीलिंग और थिंकिंग से अच्छे से लर्न कर सकते हैं, या फिर सेकंड क्वेश्चन इज, डू वी लर्न बाय वॉचिंग एंड डूइंग। अगर इनका आपने आंसर दे दिया तो फिर आपको आपके लर्निंग स्टाइल का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा वाला है। मैं अगर इस मॉडल को और भी आसान अल्फाज में बताऊं तो एक जनरल एग्जांपल से, तो देखिए, हम इंसानों की अक्ल ना दो तरीकों से ठिकाने लगती है। मतलब हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हमारे दो तरीकों से होती है। एक तब जब हम एक सिचुएशन को खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, हमने सफ़र किया होता है, हमने एक्सपीरियंस किया होता है, इस वजह से हमारे पास अ, उनके कंसिक्वेंसेस का भी हमें अंदाज़ा होता है। एक्सपीरियंस किया होता है तभी तो हमें अंदाज़ा होता है अच्छे और बुरे का, राइट और रॉन्ग का, गुड एंड बैड का। दूसरी किस्म के हमारे पास वो लोग होते हैं
वो लर्नर्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यस दे आर द ऑब्जर्वर्स एंड द स्मार्टेस्ट एज वेल। ऐसे कि वो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले दूसरों के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि अगर इसने अगर ऐसा काम किया है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या आई हैं, उसको वो कंसिडर करते हैं। तो इनमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी मिस्टेक्स या फिर कोई भी रॉन्ग डूइंग्स हो वो फिर दोहराते नहीं हैं, बल्कि वो सुधारते हैं, तब जाकर फिर वो परफॉर्म करते हैं। सेम इसी तरह कोल्स के मॉडल में जो परसेप्शन कंटिन्यूम है, जिसका मतलब है कि हम एक इंफॉर्मेशन को लेते कैसे हैं, मतलब उसको परसीव कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, जिसमें आप जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ट्रस्ट करते हैं और लॉजिक्स पे ट्रस्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास है प्रोसेसिंग कंटिन्यूम, मीन्स हाउ यू यूज इट, मीन्स सारा कुछ समझने के बाद, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या एक्शन डिसाइड करते हो, मीन्स यू ऑब्जर्व फर्स्ट एंड देन एक्ट इमीडिएटली। तो एक डायमेंशन आपके माइंड का है, दूसरा डायरेक्शन आपके बिहेवियर का है, और फिर ये दोनों मिलकर बनाती है आपका लर्निंग स्टाइल। अब जो कोल्स मॉडल में जितने भी टाइप्स ऑफ लर्नर्स गिवन थे, अब उनको डिटेल से देखते हैं कि होते कौन से हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो उनमें फर्स्ट था हमारे पास डाइवर्जर्स। इनका रोल एक एज अ फैसिलिटेटर और एज अ मोटिवेटर भी होता है। मैंने ऊपर बताया भी था कि ये जो लर्नर्स होते हैं ना, कि ये फीलिंग प्लस वॉचिंग को प्रेफर करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? पहला तो ये कि जनरेट आइडियाज, मतलब ये क्रिएटिव होते हैं, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, मतलब एक ही चीज़ों पे ये रिलाई करने वाले नहीं होते, एक सिचुएशन के लिए मेनी पॉसिबिलिटीज के बारे में ये सोचते हैं। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन को, ग्रुप वर्क को ये ज़्यादा इंजॉय करने वाले होते हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, मतलब डिस्कशन में ये अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके, चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली एंड इमोशनली। और ये जो डाइवर्जर्स होता है ना, ये वाई और वाई नॉट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता, रीजंस को, और मैंने बताया ना पॉसिबिलिटीज को, उनको ये अंडरस्टैंड करते हैं। बस चीज़ों को एक्सप्लोर करना और डीपली अंडरस्टैंड करना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस वजह से जो डाइवर्जर्स होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और आइडिया जनरेटर्स भी होते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास है एसिमुलेटर्स की, जो कि थियोरेटिकल और बेसिक साइंटिस्ट भी हम कह सकते हैं, ये वाले होते हैं। और ये जो लर्नर्स होते हैं ना, ये थिंकिंग प्लस वॉचिंग को प्रेफर करते हैं, मतलब थ्योरी प्लस ऑब्जर्वेशन को। अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे आर इन लव विद द कॉन्सेप्ट, आइडियाज, थ्योरीज, मतलब इनको थ्योरीज में बहुत इंटरेस्ट होता है। फिर जो भी आइडियाज ये गेन करते हैं, थ्योरी से हो, किसी कॉन्सेप्ट से हो, फिर उनको कंबाइन करते हैं कि इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। इसके अलावा क्रिएट मॉडल्स, मतलब नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा ये जो होते हैं एनालिटिकल, मींस डीपली थिंकिंग करने वाले, लॉजिकल होते हैं। इसके अलावा ये बड़े क्यूरियस होते हैं, तो ये व्हाट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक व्हाट डू आई हैव हियर, मेरे पास यहाँ क्या है, कैसा है, मतलब इनका फोकस ना किसी भी इंफॉर्मेशन को फुली और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग पर होता है कि उसे समझ आए। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जर्स। इसको अप्लाइड साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर्स भी हम कह सकते हैं। जो एसिमुलेटर्स थे ना, उसको बेसिक साइंटिस्ट कहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है बुक्स को, कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते थे, प्रैक्टिस को ज़्यादा नहीं करते हैं वो, तो इस वजह से इनको बेसिक साइंटिस्ट का नाम दिया। अब यहाँ पर जो कन्वर्जर्स के लिए अप्लाइड साइंटिस्ट का नेम यूज़ हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ कि ये थिंकिंग थिंकिंग प्लस डूइंग को प्रेफर करते हैं, मीन्स थ्योरी को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। इसके अलावा दे वांट कंक्रीट आंसर्स,
मतलब कन्वर्जन को ना कन्फ्यूजन पसंद नहीं होती। इनको हर एक चीज़ का क्लियर और करेक्ट आंसर चाहिए होता है। इनका सारा जो फोकस होता है वो टास्क पे होता है, डिस्कशन पे नहीं। ये जो भी सीखते हैं फिर उसको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने में इसको बहुत मज़ा आता है। दे लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा ये सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं। बस किसी भी तरह इनको आंसर चाहिए करेक्ट वाला। इसके अलावा हाउ डज दिस वर्क वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस होता है एप्लीकेशन पर कि जो भी इसने सीखा होता है अब उसको अप्लाई कैसे करे। ये ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज द अकोमोडेटर्स, जिसको प्रैक्टिशनर्स भी कहते हैं। ये जो लर्नर्स होते हैं ये फीलिंग को प्लस डूइंग को प्रेफर करते हैं। मींस पास्ट एक्सपीरियंस को और अपने एक्शन को, उससे ये अच्छे से लर्न करते हैं। अब इनकी करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? दे टेक द रिस्क्स। मतलब ये कोई भी न्यू चीज़ों को ट्राई करने से डरते नहीं हैं, बल्कि रिस्क लेते हैं। एडवेंचर वाले होते हैं। इनका फोकस होता है करके दिखाने पर, थ्योरीज पर नहीं। ये बाय एक्शन बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, थ्योरी से नहीं लर्न करते। इसके अलावा कोई भी न्यू सिचुएशन हो ये ख़ुद को बहुत ही जल्दी उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस को ट्राई करना, कोई भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो उनको ये बहुत ही इंजॉय करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेट एप्लीकेशन विद एक्सपीरियंस, मतलब जो भी इसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है फ्यूचर टास्क के लिए उसको मस्ट कंसिडर करते हैं। मींस उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसके लिए एज एक गाइड होता है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं, तब एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब ही है दोनों को कनेक्ट करना, पास्ट को भी और प्रेजेंट वाली एप्लीकेशन को भी, मतलब जो करंट एक्शन प्लान वो डिसाइड करते हैं, तो उन दोनों को वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका क्वेश्चन होता है व्हाट विल दिस बिकम्स, मतलब आउटकम्स के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि अब इसका क्या निकल के आएगा। सो अकोमोडेटर्स जो होते हैं ये एक्शन ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्नर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो भी कोल्ब्स के लर्निंग स्टेजेस थे उनके लिए बेस्ट लर्निंग सिचुएशन कौन सी है, मतलब किस सिचुएशन में वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो कि बाय फीलिंग्स और बाय एक्सपीरियंस चीज़ों को लर्न करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है, गेम्स और रोल प्ले। या इसके अलावा अगर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसको अपने फ्रेंड्स या फिर टीचर्स, उसके इंस्ट्रक्टर्स जो है उसे फीडबैक दे रहे हो, और साथ ही साथ वो डिस्कशन में भी अच्छी खासी चीज़ें लर्न करते हैं। मतलब जो CEY लर्नर्स होते हैं ये तब अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब अच्छे से लर्न कर सकते हैं जब ये इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होते हैं, मतलब दे लर्न बाय एक्सपीरियंसेस। इसके बाद है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके लिए बेस्ट लर्निंग सिचुएशन कौन सी होती है, लेक्चर्स में। इसके अलावा चीज़ों को ऑब्जर्व करना और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब ये जो लर्नर्स होते हैं ना ये चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले सोचते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसने फर्स्ट टाइम कोई भी अगर प्रोसीजर देख लेता है तो पहले तो उसको ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में उसको रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था, तो उस पे डीपली थिंकिंग करते हैं, देन बाद में उसको एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जो कि थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से ये लर्न करते हैं। और इसके लिए बेस्ट सिचुएशन कौन सी है, थ्योरी जो है वो रीड करना, अलोन स्टडी करना, एक क्लियर और वेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन देना। क्योंकि दिस टाइप ऑफ लर्नर का जो है फोकस होता है थ्योरीज पर, कॉन्सेप्ट पर और लॉजिक्स पर। लाइक एक डिजीज़ को रीड करते हैं, उसके मैकेनिज्म को और उसके बिहाइंड जितनी भी थ्योरीज होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट वन इज़ द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि बाय डूइंग और बाय प्रैक्टिसिंग चीज़ों को लर्न करते हैं। और इनके लिए बेस्ट सिचुएशन कौन सी है लर्निंग के लिए, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, कोई भी अगर इनको प्रोजेक्ट दिया जाए। इसके अलावा चीज़ों को प्रैक्टिस करना और फीडबैक लेना, मतलब अगर इनको अप्रिशिएट किया जाए।
तो ये और भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। मतलब जो भी इसने सीखा होता है, लर्न किया होता है, ये जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन वाले लर्नर्स होते हैं ना, नाउ दे वांट टू अप्लाई वट एवर दे हैव लर्न। लाइक अगर कोई भी प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहे हो, साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर जो है उसको फीडबैक भी दे रहा हो, तो ऐसे वो अच्छे से लर्न करते हैं। तो इस तरह से वो और भी इम्प्रूव करता जाता है। अच्छा, लास्ट चीज़ मैं एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दूँ अबाउट द कंक्रीट एक्सपीरियंसेस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। दोनों में हमें पता है कि डूइंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट दोनों जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पर हो रही है। जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है वो चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। लाइक आपने अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई प्रोसीजर देख लिया हो, तो जाहिर सी बात है आप वो चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो। अब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, जो भी आपने सीखा होता है, नाउ यू वांट टू अप्लाई इट, ठीक है, तो ये एक्शन स्टेज होता है, ये एक्सपीरियंस स्टेज होता है, मीन्स स्टार्ट का होता है, और ये एक्सपेरिमेंट का मीन्स एक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल।